दोस्तों, तो अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आसान वाले। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, N2O4 गैस इस तरीके से स्प्लिट करता है, उसे Kp दे रखा है और इक्विलिब्रियम प्रेशर P दे रखा है। तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P जो है वो हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी। मान लो N2O4 का जो इनिशियल प्रेशर तुमने लिए हो वो है हमारा P0, राइट। तो इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो P0 है, ये है 0। तो इक्विलिब्रियम में ये है P0 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 P0 अल्फा, क्योंकि एक से ये 2 बनता है, टूटा है P0 माइनस P0 इंटू अल्फा जितना, तो इधर पैदा होगा 2 P0 अल्फा जितना। अच्छा, तो दो चीज लिख सकता हूं। पहली बात तो Kp जो है वो होगा मेरे पास 2 P0 अल्फा का होल स्क्वायर बाई P0 इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट इज 4 P0 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये मेरे पास Kp का वैल्यू आएगा। और जो हमारा टोटल प्रेशर होगा P0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 P0 अल्फा, ये मेरे पास P होगा। सो P0 इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू P। तो P0 का वैल्यू आ जाएगा P बाई 1 प्लस अल्फा। नाउ सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, तो यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा Kp इज इक्वल्स टू 4P अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट। सो Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4P अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर इंटू Kp प्लस 4P, दैट इज इक्वल्स टू Kp। एंड तो यहां से मेरे पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू, दैट इज अंडर रूट Kp डिवाइडेड बाई Kp प्लस 4P। ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। काफी आसान क्वेश्चन, बस डायरेक्ट मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, Q17। अगर हम देखें N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2 अमोनिया प्लस 24 किलो जूल ऑफ हीट, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नाउ रिएक्शन अगर हमारा एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा बैकवर्ड मूव करेगा रिएक्शन, यानी हम बोलेंगे यील्ड जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा। अमोनिया का जो यील्ड होगा वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने पे ऑब्वियसली यील्ड बढ़ेगा। ये वाला प्रोसेस को एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। हेबर्स प्रोसेस में हमेशा यील्ड बढ़ाने के लिए वी अप्लाई हाई प्रेशर एंड नॉट सो हाई, यानी प्रेफरेबली अ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा यील्ड मेरा वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा यील्ड T1 पर है तो T1 डेफिनेटली सबसे छोटा होगा एंड T3 में सबसे कम यील्ड है फॉर सेम प्रेशर। अगर मैं सेम प्रेशर देखूं तो T3 में यील्ड हमारा मिनिमाइज्ड है और T1 पे यील्ड हमारा मैक्सिमाइज्ड है। तो सिंपल सी बात है T1 will be less than T2 and that will be less than T3. A simple theoretical question. I hope this point is perfectly understood. अच्छा, अगला क्वेश्चन को गौर से देखो। यहां पर एक बार पॉज करना।
एपरेंटली देखने पर यह लगता है, जो यहां पर लगा होगा, जो क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि केपी और केसी में अगर रिलेशन निकालनी हो तो दोस्तों हमें डेल्टा एनजी की तो जरूरत है, और हमें रिएक्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो यह देख के लगता है जो हमारा यहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो अपेरेंटली ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमें गलत लगता है। तो अब सवाल यह है, क्या क्वेश्चन गलत है या फिर कोई इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है? तभी अचानक से हमारे आंख में गिरता है, नाउ सिंपल सी बात है, ध्यान दो, यूनिट ऑफ केपी एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी, ये तो हम लोगों ने पहले किए हैं ना। यहां पर अगर हम ध्यान दें, यूनिट दिया हुआ है एटीएम टू द पावर -2, सो यहां पर डेल्टा एनजी का इंफॉर्मेशन हमें यूनिट ऑफ केपी से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन परफेक्टली सही है। सो एक बात तो निश्चित है, जो डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू -2, तो केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी टू द पावर -2, तो केसी आ जाएगा केपी दैट इज 1.1/9 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू आर टी का होल स्क्वायर दैट इज 0.08 इंटू 500 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें 0.08 इंटू 100 दैट इज 8 इंटू 5 इज 40, सो 40 स्क्वायर 1600 10 टू द पावर -2 बाई 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ केसी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 16/9। क्वेश्चन परफेक्टली सही है दोस्तों। यहां पर हमें ढंग से ध्यान देना है, बहुत बार डेल्टा एनजी का इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होगा, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका केपी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके यूनिट से हमें डेल्टा एनजी का वैल्यू मिलने वाली है। ओके ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दिलचस्प क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। केसी इज एक्सट्रीमली हाई, तो केसी अगर हमारा एक्सट्रीमली हाई है, व्हाट डज इट फिजिकली सिग्निफाई, और ऐसे क्वेश्चनों को हम हैंडल कैसे करते हैं, ध्यान देना। रिएक्शन इज प्रैक्टिकली फॉरवर्ड। अच्छा, ये वाला मेथड का जो मैं करा रहा हूं उसका ब्यूटी तभी समझ में आएगा अगर यहां पे एक बार पॉज करो और पॉज करके नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करो। जो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते, केसी का वैल्यू जब हमारा 4 ऐसे कुछ वैल्यूज 4 10 ऐसे बड़ी बढ़िया वैल्यूज दिया हुआ था, उस टाइम पे जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, यहां पर वैसे सॉल्व करने का एक बार ट्राई करो और कैलकुलेशन की जो गंदगी मचेगी उस चीज पे ध्यान दो। तो यहां पर डेफिनेटली एक बार वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद हम देखेंगे, एक बार ट्राई करो और फिर ये वाले मेथड जो मैं कराऊंगा उस मेथड का ब्यूटी समझ में आने वाली है। ठीक है, ओके, उम्मीद है पॉज करके अब वापस तुमने देख चुके होंगे और कैलकुलेट करने के चक्कर में कैलकुलेटर वगैरह भी निकाल चुके होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम हॉल में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होते हैं। तो अगर एग्जाम हॉल में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हमें जो तरीके से सॉल्व करना है उसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
तो अगर हमें केसी का वैल्यू कभी भी एक्सट्रीमली हाई दिया हुआ हो तो उसमें सिंपल तरीका यह होता है, पूरा रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाओ, पूरा रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाओ अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। वी आर लकी। अगर होता, यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम बाय द वे 1 लीटर ले लो, दिया हुआ नहीं है बट ले लेना पड़ेगा, मैं सॉरी, हाँ, कंटेनर का वॉल्यूम को 1 लीटर ले लेना। गौर से ध्यान देना, एक ए 2 बी के साथ रिएक्ट करता है तो स्टार्टिंग में 0.5 मोल ए और 1 मोल बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो ही मत। ये दे रहा है गैसियस रिएक्शन बोला है, मतलब सारे के सारे गैसियस है। यहां पे भूल जाना इस इक्विलिब्रियम सिंबल को, और इक्विलिब्रियम सिंबल को भूलते हुए सिंपली एरो सिंबल मार दो, यानी पूरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। T इक्वल्स टू 0 का जो सिनेरियो है वो है, ये है हमारे पास 0.5, ये है 1, ये है 3.5 और D जो है वो है हमारा 0.5। तो फाइनल में पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। वी आर लकी। होगा तो उस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये दोनों 0-0 हो जाएगा, एक ए से एक सी पैदा होता है, 3.5 ऑलरेडी है, डी जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा, क्या फिर हम आंसर 0 लिख के आएंगे? देखो दोस्तों, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, 0 के बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन एग्जैक्टली 0 तो नहीं है। अच्छा, इसके दौरान हम और एक चीज पढ़े हैं, जो इक्विलिब्रियम हम किस तरीके से अटेन करवा रहे हैं उस बात से डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस तरीके से अटेन करवा रहे हैं अगर फर्क नहीं पड़ता है, तो अब एक काम करो, जो रिएक्शन दिया हुआ होता है उसका एग्जैक्टली उल्टा लिखो। जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका एग्जैक्टली उल्टा लिखो, तो मेरे पास ये आ जाएगा। और ये वाला रिएक्शन का जो केसी होगा वो गिवन केसी का 1/kc होगी, यानी सिंपल सी बात है, ये वाले रिएक्शन का जो केसी होगा वो होगा 10⁻⁻⁹, यानी प्रैक्टिकली यहां पर रिएक्शन ना के बराबर होने वाली है, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा अमाउंट पे ये वाला रिएक्शन होने वाला है। और इनिशियली जो सिनेरियो है, अब इसको t इक्वल्स टू 0 ले लो, ये 4 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, और इक्विलिब्रियम में ये 4 माइनस x होगा, 1 माइनस x, x, और ये 2x होगा, राइट? Kc is a very small, that implies x is very small, यानी हमारा जो x होगा वो भी बेहद छोटा होगा, प्रैक्टिकली रिएक्शन ना के बराबर होगा। सो 4 माइनस x को मैं लगभग 4 मान सकता हूं और 1 माइनस x को मैं लगभग 1 मान सकता हूं। तो दोस्तों, Kc जो मेरे पास आएगा दैट इज 10⁻⁻⁹, दैट इज x इंटू 2x का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 1, एंड इफ वी सी दैट विल बी इक्वल्स टू x³, राइट? सो x³ इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹, तो x आ जाएगा 10⁻⁻3, राइट?
क्या हम 4 के सामने x को नेग्लेक्ट करके या 1 के सामने x को नेग्लेक्ट करके अच्छा काम किए हैं? बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। इससे अच्छा काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, x अगर 10 to the power -3 है, सो moles of B that is equals to 2x, that is 2 into 10 to the power of -3। तो विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बहुत ही आसानी के साथ हमने इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो अब से एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर हमें केसी एक्सट्रीमली हाई दिया हुआ हो तो उस प्रोफाइल के क्वेश्चन के लिए सिंपल तरीका यह होता है, जो हमारा एनबी, हमारा जो इक्वेशन है, पहले उसको पूरा का पूरा फॉरवर्ड धकेलना अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट, और फिर बैकवर्ड ले आना, और उस बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्स है उसको हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास इस तरीके से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैलकुलेशन आसानी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी एक बार पूछ भी चुका है तो वापस कभी भी पूछ सकता है, और जेईई मेंस तो हम जानते हैं आईआईटी से पूरी तरीके से छापता है, तो जेईई मेंस में आने का संभावना डेफिनेटली काफी ज्यादा हाई है, राइट? सो अब लास्ट क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन को पढ़ो। 4 moles N2SO4.10 H2O को मैंने कंटेनर में ले लिया जिसके अंदर एयर है 1 atm प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखा है 25%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने डिफाइन किए थे गैसियस स्टेट में, एयर के अंदर जितना H2O का प्रेशर है बाय एयर के अंदर सैचुरेशन में जितना प्रेशर होगा इनटू 100%, राइट? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, H2O लिक्विड और H2O गैस जब इक्विलिब्रियम में होता है तो Kp दैट इज P0 ऑफ H2O यानी सैचुरेशन प्रेशर, और वो हमें दे रखा है 6.4 टॉर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी राइट नाउ है 25%। तो कंटेनर के अंदर जो हमारा वाटर वेपर का प्रेशर है ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो है 1.6 टॉर। ये तो कंटेनर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वाटर वेपर। अच्छा, अब इस पार्ट को भूल जाओ, एक बार के लिए अब इसको भूल जाओ। हमने ये निकाल लिए हैं जो हम जो एयर डाले हैं उसके अंदर वाटर वेपर का प्रेशर राइट नाउ कितना है, जो गिवन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तभी सेट होगा जब सैचुरेशन हुआ है, तो वहां से Kp जो है लिक्विड है, इसका तो प्रेशर हम 1 मानेंगे, तो जो हमारा H2O गैस का प्रेशर है वही हमारा Kp है और वही हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.4 टॉर। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% है, यानी सैचुरेशन का 25% वाटर वेपर ही प्रेजेंट है। सो जो वाटर का वेपर का प्रेशर है राइट नाउ वो है 1.6 टॉर। अब इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ओके? अब दूसरा एस्पेक्ट पे आओ। वो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ध्यान देना। Na2SO4.10 H2O सॉलिड, ये टूटता है एज Na2SO4 सॉलिड प्लस 10 H2O गैस, और इसका Kp अगर हम देखें दैट इज 1024 इंटू 10 टू द पावर -30 atm टू द पावर 10। ये हमारा Kp है। यानी अगर मान लो ड्राई एयर के अंदर में Na2SO4.10 H2O रखूंगा तो वो
टूटने का कोशिश करेगा और इस तरीके से टूटेगा और उसका जो Kp है वो इतना है, यानी Na2SO4.10H2O सॉलिड अपने ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करना चाहता है उसको अगर मैं PH2O बोलता हूं तो Kp ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, P of H2O होल टू द पावर 10, ये इसके ऊपर इक्विलिब्रियम में वाटर वेपर का प्रेशर होनी चाहिए एंड दिस इज इक्वल्स टू 1024 into 10 to the power minus 30. So P of water, if we can see this is 2 to the power 10, so we will get to the power 1 by 10 लेते हुए 2 into 10 to the power minus 3 atm and that will be equals to 1.52 torr. यानी इक्विलिब्रियम में ये अपने ऊपर 1.52 टॉर प्रेशर रखना चाहेगा Na2SO4.10H2O, लेकिन ऑलरेडी है 1.6 टॉर, यानी 1.6 is greater than 1.52, यानी P of H2O is already greater than required value. जितना हमें रिक्वायरमेंट है प्रेशर का, ऑलरेडी हमारे पास जो प्रेशर है वो 1.6 टॉर है, तो वाटर इसका टूटना तो छोड़ो, इनफैक्ट ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा और तब तक वो एब्जॉर्ब करेगा जब तक ना प्रेशर 1.52 टॉर हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फाइनल प्रेशर तो 1.52 टॉर ही आना पड़ेगा। सॉरी, यहां पे मैंने एटीएम लिख दिया, सॉरी, टॉर। इक्विलिब्रियम में ये 1.52 टॉर ही आना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा होगा फिर तो इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब होगा। तो Na2SO4.10H2O को लिक्विड एब्जॉर्ब करना है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करना है, टूटने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। सो सिंपल सी बात है, Na2SO4.10H2O will not dissociate. So moles of Na2SO4 at equilibrium will be definitely equals to 0. यहां पर Na2SO4 पैदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर हमारा जो एयर का प्रेशर होता, अगर हमारे पास जो वाटर वेपर का प्रेशर होता वो 1.52 से कम होता तो Na2SO4.10H2O टूटता और तब तक टूटता जब तक ना प्रेशर 1.52 टॉर बन जाए। लेकिन ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग प्रेशर 1.52 से ज्यादा है दोस्तों, तो डेफिनेटली सवाल ही नहीं पैदा होता है जो हमारा वो टूटे, इनफैक्ट वो वाटर वेपर एब्सॉर्ब करने वाला है। तो बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के जितना भी एस्पेक्ट्स है वो मेरे ख्याल से सारे के सारे काफी ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन का बिल्डअप करेंगे और साथ ही साथ जो चीज हमने अभी तक नहीं किए हैं, सिक्वेंशियल या फिर साइमल्टेनियस रिएक्शन, उसके रिगार्डिंग भी बातचीत करेंगे। लेकिन वहां से करने के पहले एक बार कम से कम ये 20 क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ग्रिप और कंट्रोल बन जाना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आना, लेकिन पहले इतना तो डेफिनेटली हमें कर ही लेना है। जेईई मेंस के लिए इतना सफिशिएंट है, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और कुछ अच्छा कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस करना है। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, लेट्स सी।